नमस्कार, माई नाइन के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप खबरों का वीकली राउंड अप देते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों पर भी जानकारी देते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात कर लेते हैं इस हफ्ते की कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी सुर्खियों की। इसमें पहला नाम है आरपीएसजी वेंचर्स का। आपने इस स्टॉक का नाम शायद कम सुना होगा। आरपी संजीव गोयनका वेंचर्स के नाम से एक कंपनी है। राजस्थान रॉयल्स की जो डील हुई है 15,600 करोड़ रुपए की, उसके चलते स्टॉक इस हफ्ते फोकस में रहा है। राजस्थान रॉयल्स की डील आपको पता होगा $1.65 बिलियन में हुई है, जिसमें मित्तल फैमिली और आधार पूनावाला ने मिलकर इस फ्रेंचाइजी का एक्विजिशन किया है। कार्ल सोमानी की अगुवाई वाला जो कंसोर्टियम है वो इसको खरीदने की रेस से बाहर हो गया और अब जो डील हुई है उसके हिसाब से मित्तल फैमिली का राजस्थान रॉयल्स में करीब 75% और आधार पूनावाला का करीब 18% हिस्सा होगा। और मनोज बदाले, जिनसे ये हिस्सेदारी खरीदी गई है, जो कि कंसोर्टियम के मेंबर हैं, उनके पास करीब 7% के आसपास की हिस्सेदारी बनी रहेगी, जो मौजूदा निवेशक हैं उनके साथ मिलकर। 4 मई को आरपीएसजी वेंचर्स के शेयर में करीब 4.25% की मजबूती के साथ 878 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई और 7 मई को तो शेयर में 10% का अपर सर्किट लग गया था, क्योंकि इस कंपनी के पास एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की 51% हिस्सेदारी है, जिस वजह से इस डील के बाद ये स्टॉक हरकत में आता हुआ दिखा। अगला नाम है आईडीबीआई बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक की आईडीबीआई बैंक में रुचि है। दरअसल विनिवेश प्रक्रिया अगर दोबारा शुरू होती है तो उसका हम आंकलन करेंगे, ऐसा कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ अशोक वासवानी ने एक बयान जारी कर कहा है। उन्होंने कहा कि फरवरी में कोटक बैंक के लिए जो बोलियां आई थी उससे हमने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, क्योंकि रिजर्व प्राइस से नीचे बोलियां आई थी, जिस वजह से ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको रद्द कर दिया गया था। अब आईडीबीआई बैंक में अगर आप विनिवेश की बात करें तो 60.7% हिस्सा सरकार बेचना चाहती है, जिसमें सरकार और एलआईसी, जो कि इनके प्रमोटर हैं, वो मिलकर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। 30% हिस्सा सरकार का होगा, 30.5% के आसपास, और एलआईसी का 30.2% स्टेक होगा। वैसे सरकार के पास 45.5% हिस्सा है और एलआईसी इस बैंक में 49% हिस्सेदारी होल्ड करता है। 4 मई को इस खबर के आने के बाद आईडीबीआई बैंक के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में मजबूती रही, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी होगी और करीब 1.5% नीचे ये शेयर 74 रुपये 87 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। 3 खबरों के चलते इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया का शेयर फोकस में रहा। पहली खबर ये थी कि डीओटी ने एजीआर बकाये की रकम को फाइनल कर दिया है और एजीआर बकाये में 23,649 करोड़ रुपए की कमी या तो फिर कटौती की गई है। उस हिसाब से अब इस कंपनी को 64,046 करोड़ रुपए की रकम का अदा करनी होगी। 87,695 करोड़ रुपए के मुकाबले ये जो एजीआर का बकाया रकम अब आई है इनके सामने, उसमें 27% की कमी की गई है। हालांकि बाजार मान के चल रहा था कि एजीआर बकाये में करीब 50% के आसपास की कमी होगी, लेकिन फाइनल डिटेल्स में अगर आप तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जिसमें FY31 तक कोई बड़ा भुगतान इस कंपनी को नहीं करना होगा और FY32 से लेकर FY35 के दौरान, यानी कि जो 4 साल हैं, 4 वित्त वर्ष हैं, उस दौरान इनको हर साल केवल 100 करोड़ रुपए की रकम जुटानी होगी, अदा करनी होगी और FY36 से लेकर FY41 तक 6 किस्तों में इनको जो बाकी रकम है वो चुकानी होगी। यानी कि पूरा पैसा चुकाने के लिए इनके पास लगभग 15 साल के आसपास का समय है। साथ ही एक खबर थी कि कंपनी की बैंकों से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है। एसबीआई की अगुवाई वाला जो कंसोर्टियम है वो इस फंडिंग को लीड कर सकता है और फ्रेश फंडिंग प्रपोजल का आंकलन कंसोर्टियम की ओर से ऑलरेडी किया जा रहा है। एसबीआई पहले से ही लेंडर्स में शामिल है और एजीआर राहत जो मिली है उसके बाद बैंकों का जो कंफर्ट लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। इन दोनों खबरों के बीच में 4 मई को वोडाफोन आइडिया के शेयर में 11 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और करीब 3% की बढ़त लेकर ये शेयर 10 रुपये 52 पैसे के स्तर पर सेटल होता हुआ दिखा। 5 मई की शाम को खबर थी कि टर्नअराउंड की तैयारी हो रही है इस कंपनी में और मैनेजमेंट में इसी वजह से बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें केएम बिरला यानी कि कुमार मंगलम बिरला साहब को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। 5 मई से केएम बिरला साहब की बोर्ड पर नियुक्ति हुई है और रविंदर टक्कर, जो कि पहले इस कंपनी के चेयरमैन थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो बोर्ड में बने रहेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में। तो 6 मई को खबर साथ में ये भी थी कि कंपनी की 35,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना है। एसबीआई की अगुवाई वाले कंसोर्टियम से ये रकम जुटाई जाएगी,
ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया था। इसमें डिटेल्स ये आई है कि फंड आधारित सुविधाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए की रकम होगी और नॉन फंड बेस्ड जो लिमिट है वो 10,000 करोड़ रुपए तय की जाएगी। इस रकम का इस्तेमाल केपेक्स खासतौर पे जो नेटवर्क विस्तार है उसके ऊपर किया जाएगा और लोन देने के लिए कई बैंकों का विचार ऑलरेडी जारी है, जिस वजह से बैंकों के जो अधिकारी हैं उनकी एक बैठक भी हो चुकी है। एजीआर बकाये में जैसे मैंने आपको कहा डीओटी की ओर से जो 27% की कमी की गई है उसके बाद बैंकर्स इंटरेस्टेड होते हुए दिखे हैं। इस प्रक्रिया में यानी कि लोन की मंजूरी में हो सकता है कि करीब 3 महीने के आसपास का समय बैंकों को लगता हुआ नजर आए। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर जी मानते हैं कि यह शेयर 13, 16 और 17 रुपए तक भी जा सकता है। और बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी का मानना है कि वोडाफोन आइडिया अगर आप खरीदते हैं तो 12 रुपए से लेकर 13 रुपए 60 पैसे तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 6 मई को इन सब खबरों के बीच में वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 4.5% की बढ़त के साथ 11 रुपए 30 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। किरण मजूमदार शॉ ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। कंपनी की फाउंडर ने अपनी भतीजी को ही अपना उत्तराधिकारी चुना है। क्लेयर मजूमदार के नाम से जो इनकी भतीजी है वो अब इस कंपनी का नेतृत्व करती हुई नजर आएंगे। और आपको बता दें कि क्लेयर बिकारा थेरापेटिक्स नाम की एक कंपनी है, उसकी सीईओ हैं और ये जो कंपनी है बिकारा थेरापेटिक्स ये यूएस में नैस्डैक पर लिस्टेड है और इसका करीब $1.6 बिलियन का मार्केट कैप है। फिलहाल किरण मजूमदार शॉ ने ये कहा है कि वो अपनी कंपनी की कमान नहीं छोड़ेंगी, धीरे धीरे बदलाव होगा और यानी कि धीरे धीरे जो कंपनी का ट्रांजिशन है वो क्लेयर के हाथों में जाता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ ग्रुप कंपनियों में मैनेजमेंट लेवल पर कुछ और भी बदलाव जारी है, जिसका इंपैक्ट हमने 5 मई को शेयर में देखा। 5 मई को बायोकॉन के शेयर में 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ 368 रुपए 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग डे हाई के आसपास जाकर देखने को मिली। Amazon के ऐलान से डिलीवरी का शेयर इस हफ्ते टूटता हुआ नजर आया। Amazon.com जो कि यूएस की कंपनी है उसके ऐलान के बाद यूएस में लॉजिस्टिक शेयरों में हमने बड़ी गिरावट बनती हुई देखी। Amazon का बिजनेसेस के लिए लॉजिस्टिक सेवाओं का एक पैकेज लॉन्च हुआ जिसमें इनकी जो फ्रेट सर्विसेज हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं उसका पैकेज बिजनेसेस एक साथ क्लब करके ले सकते हैं, ऐसा इस कंपनी ने कहा। और इस सेवा में अगर आप देखेंगे एयर एंड ओशन ट्रकिंग और जो लास्ट माइल डिलीवरी है वो शामिल है। और इस ऐलान के बाद हुआ क्या, यूएस में जो लिस्टेड कंपनीज हैं लॉजिस्टिक स्पेस की जिसमें फेडेक्स वो 9%, यूपीएस में 10% से ज़्यादा की गिरावट रही और इसी वजह से 5 मई को डिलीवरी के शेयर में जो इंडियन मार्केट्स में लिस्टेड शेयर है उसमें 447 रुपये 95 पैसे या यूँ कहें 4% तक की गिरावट देखने को मिली और करीब 2.25% नीचे ये शेयर 459 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। शक्ति शुगर्स के प्रमोटर ग्रुप का एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है। प्रमोटर ग्रुप ने आपस में ही जिसे हम इंटर से प्रमोटर ट्रांसफर कहते हैं उसके जरिए 14.18% हिस्से का ट्रांसफर किया है। एम मनिकम ने 1.68 करोड़ शेयर 26.91 करोड़ की रकम में खरीदे हैं और इसमें एबीटी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ये शेयर खरीदे गए हैं। और ट्रांसफर के बाद आपको बता दें कि एम मनिकम के पास इस कंपनी का अब 15.79% हिस्सा होगा, यानी कि एक साइजेबल स्टेक उनके पास होगा, जिसके बाद डिसीजन मेकिंग में भी उनके पास काफ़ी हद तक कमांड आती हुई दिखेगी और इस कंपनी के लिए भी आगे की राह थोड़ी और अच्छी होने की उम्मीद है। 6 मई को शक्ति शुगर्स के शेयर में जब ये खबर आई तो शुरुआती कुछ मिनटों में एक स्पाइक देखने को मिला, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली हावी होगी और करीब 2.25% गिरकर ये शेयर 19 रुपये 43 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। बड़ी खबर थी, उसका इंपैक्ट हमने स्टॉक पर उस दिन बनता हुआ दिखा। अगला नाम है बजाज ऑटो का, जिसके तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। बजाज ऑटो ने एक और बायबैक का अनाउंसमेंट कर दिया है। टेंडर रूट के जरिए बायबैक पर इस कंपनी की ओर से 5,633 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 12,000 रुपए पर शेयर पर 49,64,000 शेयरों की खरीदारी की जाएगी, यानी कि शेयरों को वापस खरीदा जाएगा। और ये अनाउंसमेंट हुआ था बुधवार की शाम को। बुधवार की क्लोजिंग से देखें तो जो बायबैक का प्राइस था वो 15% के प्रीमियम पर था और 2 साल में कंपनी की ओर से पहला बायबैक है। दोबारा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि इससे पहले मार्च 2024 में भी इस कंपनी ने 4,000 करोड़ रुपए का बायबैक किया था और उस समय का जो प्राइस था वो 10,000 रुपए का था। उस प्राइस से कंपेयर करें तो इस बार का प्राइस 20% के प्रीमियम पर है और बुधवार की क्लोजिंग से जिस दिन शेयर बंद हुआ, जिस दिन ऐलान हुआ, वहां से 15% का प्रीमियम है। उस समय 1.41% हिस्से का बायबैक हुआ था। अब जो एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी मानते हैं कि शेयर को आप होल्ड कीजिए। टारगेट 11,008 और 11,099 का है। स्टॉप लॉस आप इसमें 10,300 रुपये का रख सकते हैं। इस ऐलान के बाद जिस दिन ये बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद 7 मई को बजाज ऑटो के शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और करीब 3.25% चढ़कर ये शेयर 10,605 रुपये के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोटक महिंद्रा ग्रुप अपना हिस्सा बढ़ाएगा। कोटक महिंद्रा ग्रुप को आरबीआई से मंजूरी मिल गई है इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी ग्रुप लेवल पर बढ़ाकर 9.99% करने की। इस ग्रुप में यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक ग्रुप की अगर आप बात करें तो उसमें केएमबीएल यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इनकी सब्सिडरी कंपनियां और उनका कोई भी फंड या स्कीम सब शामिल हैं। ये मिलाकर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अब 9.99% हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, बढ़ाकर कर सकते हैं। इस खबर के चलते 7 मई को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में करीब 1% की बढ़त के साथ 1032 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि इंट्राडे में शेयर 1041 रुपये तक भी उछल गया था। अधिग्रहण की खबर से इस हफ्ते अरविंद लिमिटेड के शेयर में अच्छा उछाल बनता हुआ दिखा। यूएस की एक कंपनी है डाल्को जीएफटी के नाम से, एक टेक्सटाइल कंपनी है जिसका ये 61% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं। 13.6 करोड़ डॉलर की रकम में एक सब्सिडरी कंपनी है इनकी AAML, जिसे आप अरविंद एडवांसेस मटेरियल लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये कंपनी इस यूएस बेस्ड कंपनी जो है उसमें 61% हिस्सा खरीद रही है और इस हिस्सा खरीद के लिए ये $110 मिलियन का कर्ज भी लेंगे, जिसमें $50 मिलियन का जो कर्ज है इनकी जो यूएस की सब्सिडरी है उनकी ओर से लिया जाएगा और हिस्सा खरीद के लिए जो बाकी $60 मिलियन की रकम है वो AAML की ओर से उठाई जाएगी। अब एक्सपर्ट्स की माने तो अंशुल जैन जी मानते हैं कि इस शेयर में अगर आप खरीदारी करें तो आपको ऊपर में 500 से 525 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 405 रुपये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 7 मई को अरविंद लिमिटेड के शेयर में इंट्राडे में 459 रुपये 60 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 15% की बढ़त लेकर ये शेयर 447 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। अगला नाम है अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज का यानी कि ABDL का, जिसके लिए आंध्र प्रदेश से एक बड़ी राहत की खबर आई है। आंध्र प्रदेश सरकार से इस कंपनी को रिवाइज्ड LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इस रिवाइज्ड लेटर ऑफ इंटेंट में IMFL यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर बॉटलिंग प्लांट लगाने की इस कंपनी को मंजूरी मिल गई है। 46.5 लाख केसेस वाली ये जो क्षमता कंपनी शुरू करेगी उसमें प्लांट लगाने की जो मंजूरी है वो इस रिवाइज्ड LOI में इस कंपनी को मिली है। और इस रिवाइज्ड LOI की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 26 सितंबर 2028 तक है, यानी कि यहाँ से लेकर अगले 2.5 साल तक कंपनी के पास जो विजिबिलिटी है वो साफ तौर पे नजर आती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि इंटरस्टेट इंपोर्ट के बजाय ये कंपनी अब लोकल बॉटलिंग करेगी, जिससे इनका जो लॉजिस्टिक खर्च है वो बचेगा और कंपनी के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट यानी कि सुधार होने की उम्मीद है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 7 मई को ABDL के शेयर में 5% का अपर सर्किट लग गया था और उसी लेवल पर यानी कि 572 रुपये के स्तर पर ये स्टॉक उस दिन सेटल होता हुआ भी दिखा। स्टॉक स्प्लिट की उम्मीद में TD पावर का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया। 14 मई को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है और इस बोर्ड बैठक में बोर्ड जो है वो स्टॉक स्प्लिट के ऊपर भी विचार करेगा। अब अंशुल जैन जी मानते हैं कि आप इस शेयर को होल्ड कीजिए, नई खरीदारी तो नहीं करनी चाहिए। होल्ड अगर आप करते हैं इस शेयर को तो 1350 से 1400 रुपये तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 1135 रुपये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 7 मई को ये जो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की खबर आई है उसका इम्पैक्ट हमने TD पावर के शेयर में इस तरह से देखा कि ये शेयर इंट्राडे में तो काफ़ी अच्छा उछल गया था और 7% की मजबूती लेकर 1245 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर ये स्टॉक उस दिन सेटल होता हुआ भी नजर आया था। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते एक नई कंपनी ने शेयर बाजार में दस्तक दी है जिसका नाम है वन EMI टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, जिसे आप किस्त के नाम से भी जानते हैं। शानदार रही इस कंपनी की लिस्टिंग। शानदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि NSE पर यह शेयर 190 रुपये के दाम पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से 11% से ज़्यादा की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। 171 रुपये इसका इशू प्राइस था। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 198 रुपये 25 पैसे पर ये लिस्टिंग हो सकती है, हालांकि उससे थोड़ा नीचे हुआ। अच्छा सब्सक्राइब हुआ था 9.5 गुना के आसपास, जिसके जरिए इस कंपनी ने 926 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। इसमें फ्रेश इशू था 850 करोड़ रुपये का और OFS का पार्ट था 76 करोड़ रुपये के आसपास का। अब GMP के हिसाब से तो देखिए लिस्टिंग काफ़ी ऊपर होनी चाहिए थी, उस हिसाब से तो लिस्टिंग नहीं हुई। लेकिन हाँ, 8 मई को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 227 रुपये 40 पैसे का लो छुआ। वहीं 208 रुपये 63 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 171 रुपये के इशू प्राइस से देखें तो 22% के प्रीमियम पर है। चलिए, तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑन द रडार। और इस सेगमेंट में पहली खबर जो है वो है JP एसोसिएट्स से जुड़ी हुई। वेदांता नहीं, अदानी ग्रुप के नाम हो गई है JP एसोसिएट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस की ओर से JP एसोसिएट्स की खरीद का रास्ता साफ हो गया है।
एनक्लेट ने वेदांता की जो अपील है उसको खारिज कर दिया है और जेपी एसोसिएट्स की दिवालिया प्रक्रिया से जुड़ा हुआ जो मामला जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके तहत 17 मार्च 2025 को एनसीएलटी ने अदानी की बोली को मंजूरी दे दी थी। अदानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, जिसको नवंबर 2025 में सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने भी हरी झंडी दिखा दी थी। वेदांता ने फैसले के खिलाफ एनक्लेट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदानी ग्रुप के रेजोल्यूशन प्लान पर रोक लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि वेदांता का यह कहना था कि हमारी बोली अदानी ग्रुप से ज़्यादा है, तो फिर अदानी ग्रुप की बोली को क्यों मंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार आ गया था और उन्होंने एनक्लेट से कहा था कि इस मामले को आप जल्द से जल्द निपटाइए और इसकी सुनवाई बहुत तेज़ी से कीजिए। सीओसी के फैसले में कुछ भी गैरकानूनी नहीं मिला, ऐसा एनक्लेट ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि एनसीएलटी का जो आदेश आया था उसमें दखल देने का फिलहाल कोई आधार उनको नहीं मिला है, जिस वजह से वापस जो एनसीएलटी का फैसला है उसको बरकरार रखा गया और अदानी ग्रुप के पास जेपी एसोसिएट्स की जो कमान है वो पहुंचती हुई दिखी है। जून 2024 में आपको बता दें कि जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 57,000 करोड़ रुपए की देनदारी थी जो जेपी एसोसिएट्स नहीं चुका पाई थी, जिस वजह से इनके खिलाफ ये दिवालिया प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखी थी। 4 मई को इस खबर के चलते वेदांता के शेयर में 8.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग हुई। वहीं अगर आप जेपी पावर की बात करें तो ये शेयर अगर देखेंगे तो 3% से ज़्यादा गिरकर 19 रुपये 6 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। इसके अलावा खबर यह भी थी कि अदानी एंटरप्राइजेस ने 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल किया है। वेदांता की संभावित चुनौतियों के संबंध में उसको सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अदानी ग्रुप का यह मानना है कि कोई भी आदेश पारित होने से पहले, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पारित होता है ऑर्डर, तो उससे पहले उनकी जो बात है वो जरूर सुनी जानी चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए ही ये जो कैविएट है वो अदानी ग्रुप की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। 7 मई को वेदांता के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की जो क्लोजिंग है वो 305 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अगला नाम है एनडीटीवी का। अनिल अग्रवाल के बाद अनिल अंबानी ने अदानी ग्रुप के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। अनिल अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ग्रुप कंपनियों के खिलाफ सीबीआई ईडी के मामले पर रिपोर्टिंग को लेकर यह मुकदमा दाखिल किया गया, जिसमें अनिल अंबानी का यह आरोप है कि अदानी एक तरफ तो उनकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं और दूसरी तरफ एनडीटीवी उनके खिलाफ मानहानिकारक लेख प्रकाशित कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में एनडीटीवी ने उनके खिलाफ 72 सुलगते हुए आर्टिकल लिखे हैं और अपने असली मालिकों की कब्जा करने वाली जो रणनीतियां हैं उनको वो मदद कर रहे हैं। गुरुवार को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एनडीटीवी के सीईओ हैं और जो एडिटर इन चीफ हैं राहुल कंवल, उनको एक नोटिस भी भेजा है। कोर्ट ने खबरों के प्रकाशन के खिलाफ अंतरिम रोक की जो याचिका है उसके ऊपर जवाब भी मांगा है। इस मामले की अब जो अगली सुनवाई है वो दिल्ली हाईकोर्ट में जुलाई के महीने में होगी। 8 मई को आप देख पा रहे हैं कि अदानी पोर्ट को छोड़कर अदानी ग्रुप के बाकी तमाम शेयरों में 2.5% तक की गिरावट रही और पीएसपी प्रोजेक्ट्स इसको लीड कर रहा था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टार्टअप से जुड़ी हुई खबरों की। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट। और इसमें पहली खबर है अपग्रेड से जुड़ी हुई। अनअकैडमी की नाम की जो कंपनी है उसको इन्होंने खरीद लिया है। 2055 करोड़ या डॉलर में देखें तो 21.8 करोड़ डॉलर में ये डील पक्की हुई है। ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई है। हालांकि 2021 की जो पीक वैल्यूएशन थी उसके हिसाब से देखें तो 90% से ज़्यादा नीचे, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन था 2021 का उससे 90% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर यह सौदा हुआ है, क्योंकि 2021 में अनअकैडमी का अगर आप पीक वैल्यूएशन देखेंगे तो 3.4 अरब डॉलर था। अनअकैडमी के पास करीब 900 से 950 करोड़ रुपए की नकदी है। वही इस डील का आप देखेंगे तो एक आकर्षण पॉइंट भी था, जिस वजह से अपग्रेड ने इसको अक्वायर भी किया है। इस डील को लेकर इस हफ्ते सीसीआई से मंजूरी जो है वो इस कंपनी की ओर से मांगी जा सकती है। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।